नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लगातार वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम यहाँ पर। जैसा कि कल हमने अक्टूबर मंथ के पार्ट 1 में जो है पहले कुछ अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। आज हम उसके सेकंड और लास्ट पार्ट में अक्टूबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, जो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लंदन मैराथन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 को संपन्न लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब आप देख सकते हैं सिसे लेम्मा ने जीता। और सिसे लेम्मा ने ये खिताब अक्टूबर 2021 को जीता। और ये जो मैराथन हुई थी ये लंदन में, यानी इंग्लैंड की कैपिटल, वहाँ पर ये संपन्न हुई। तो इथोपिया के हैं सिसे लेम्मा। और जो सेकंड रैंक पर आए विंसेंट किपुचुम्बा, तो ये सेकंड यानी उप विजेता रहे हैं। तो यहाँ पर लंदन मैराथन आप याद रखिए सीमे लेम्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2021 को कौन फुटबॉलर या किस फुटबॉलर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक बार हैट्रिक गोल करने वाला फुटबॉलर या सबसे ज़्यादा हैट्रिक फुटबॉल में किसने की है? और आप देख ही सकते हैं आपके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ़ोटो भी यहाँ पर बनी है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं सबसे ज़्यादा हैट्रिक करने वाले फुटबॉलर। तो ये याद रखने वाली बात है। और जनरली जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं उन्हें मालूम ही होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। पुर्तगाल के प्लेयर हैं और 10वीं बार इन्होंने इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक लगाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 को कौन महिला क्रिकेटर वनडे में, ये भी याद रखिएगा, वनडे में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो आप फोटो देख ही रहे हैं, ये है आप सबकी एमी हंटर। दोस्तों एमी हंटर जो है सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला बन गई हैं और ये आयरलैंड की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरलैंड की हैं युवा बल्लेबाज। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में इन्होंने 16वें जन्मदिन पर, याद रखिए मात्र 16 साल की हैं, और 121 रन की नाबाद पारी इन्होंने खेली है। तो यानी सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर जिन्होंने शतक बनाया है वो है एमी हंटर फ्रॉम आयरलैंड। और दोस्तों यहीं पर हम याद कर रखते हैं कि कौन पुरुष क्रिकेटर कौन है जिन्होंने सबसे कम उम्र में शतक बनाया था। तो वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम पर है। 16 साल 217 दिन की उम्र में 102 रन बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 1996 में श्रीलंका के खिलाफ। तो हंटर जो है एमी हंटर, ये आयरलैंड की चौथी महिला खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई, यानी रिकॉर्ड बनाया है। और वही रिकॉर्ड पुरुषों में शाहिद अफरीदी के द्वारा बनाया गया था 1996 में अगेंस्ट श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 को फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के आधिकारिक शुभंकर इभा का अनावरण किया। ये वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत में जो है 2021 में अभी इसका अनावरण हुआ है। नेक्स्ट ईयर जो है भारत में 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप जो है फुटबॉल का होने जा रहा है फीफा का। और इसका शुभंकर भी आप लोग याद रखिएगा, इभा इसका शुभंकर है। और याद रखिएगा लगभग मुझे लगता है कि शायद पहला फीफा का कोई आयोजन भारतवर्ष में हो रहा है। और संभावना है कि फीफा के आयोजन होने से भारत में फुटबॉल को जो है और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा फुटबॉल इन देश भर में जो है प्रसिद्ध होगा। अगर हम बात करें कि ईबा क्या है, तो ईबा एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसे याद रखिएगा, एक एशियाई शेरनी का नाम ईबा है जो इस बार का मस्कट यानी शुभंकर है अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में नेक्स्ट ईयर होने जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सत्य नहीं है? तो अगर सत्य नहीं है के बारे में देख लेते हैं तो सी सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। तो जो सत्य हैं उनको हम देख लेते हैं याद करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेशन के रूप में। तो ये ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है ये लीमा पेरू में संपन्न हुई। इट इज़ अ राइट आंसर। और दूसरा है कि भारत ने कुल 43 पदक जीते और पदक तालिका में भारत तीसरे रैंक पर रहा।
तीसरा सी तो गलत है और चौथा है युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने फाइनल में 463.4 अंक बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। पेरू लीमा में ये आईएसएसएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप आयोजित की गई शूटिंग की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधे तौर पर आप ध्यान रखिए कि हमें बस वन लाइनर के तौर पर भी याद रखना है और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और बन सकते हैं तो उस पर हमें ध्यान देना है, ताकि एग्जाम ओरिएंटेशन में जिस भी तरीके से क्वेश्चन बनाए आयोग, हम उसका आंसर देने की कंडीशन में रहें। तो अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को संपन्न वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई? तो बिल्कुल ये अंशु मलिक हैं। अंशु मलिक बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, एक नई भारतीय पहलवान उभरती हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए ये भी जो है ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ में हमारे लिए गोल्ड लेकर आएंगी। तो अंशु मलिक ने जो है वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक बन गई हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अक्टूबर 21 में फायरबोल्ट कंपनी द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन और अभी भी टेस्ट के कप्तान विराट कोहली, यहाँ पर वनडे कैप्टन भी हैं, T20 से हटाया इनको। तो विराट कोहली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको जो है फायर बोल्ट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चंस की तरफ, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, भारत के लिए खुशी की बात है कि अक्टूबर 2021 में 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके सुनील छेत्री ने महान फुटबॉलर पेले की बराबरी की। तो ये उपलब्धि किस देश के विरुद्ध उन्होंने हासिल की? तो ये आंसर है नेपाल के विरुद्ध। तो सुनील छेत्री ने, या आप देख सकते हैं ऊपर टैगलाइन भी है कि सुनील छेत्री द्वारा पेले की बराबरी की गई। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है कि पेले, आप जानते हैं ब्राज़ील के महान फुटबॉलर कहे जाते हैं पेले, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पेले की बराबरी किस भारतीय फुटबॉलर ने की है? तो सुनील छेत्री ने की है। ये भी आ सकता है कि सुनील छेत्री द्वारा किस महान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर की जो है बराबरी की है गोल करने के मामले में? तो वो भी प्रश्न आप देख सकते हैं। तो सुनील छेत्री ने पेले की बराबरी करी, नेपाल के खिलाफ उन्होंने जो है इस उपलब्धि को हासिल किया। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम थोड़ा-सा नॉलेज और गेन कर लें कि जो सक्रिय फुटबॉलर हैं अभी, इसमें 112 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर हैं और लियोनेल मेसी जो हैं वो 79 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ होता है क्रिकेट में कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए, सेम ईयर यहाँ गोल किसने किए फुटबॉलर्स में? तो नंबर 1 पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, नंबर 2 पर लियोनेल मेसी हैं और उसी श्रृंखला में पेले की बराबरी की है भारतीय सुनील छेत्री ने। अब बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को चुना गया है। ये वैश्य साहब की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग जो महासंघ है उसका अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। वैश्य सर हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 को इंग्लैंड की किस पूर्व महिला क्रिकेटर ने मैरिल बोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है क्लेयर कॉनर। तो क्लेयर कॉनर, ये इनकी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, क्लेयर कॉनर, और इंग्लैंड की पूर्व कप्तान रही हैं। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जो एमसीसी है मैरिल बोर्न क्रिकेट क्लब, ये बहुत ही प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत गरिमामय बात है। क्रिकेट भद्रजनों का खेल वैसे भी कहलाता ही है। तो क्लेयर कॉनर जो है इंग्लैंड की, इन्होंने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। बाएं हाथ की स्पिनर गेंदबाज रही हैं। खैर ज़्यादा डिटेल में हम इसके अभी नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आप तस्वीर से अगर बता सकते हैं तो ये हैं आपकी स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना जो है पहली खिलाड़ी बन गई है इंडियन क्रिकेटर वुमेन जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक जमाया है। तो आप देख सकते हैं कि स्मृति मंधाना पहली महिला बनी है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने 216 गेंदों में 127 रन बनाए। अपने आप में एक बहुत ही अहम उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि 3 भारतीय खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास हुआ है। प्रश्न को देखते हैं कि 21 सितंबर 21 को भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया
और उपेंद्र पाल सिंह ने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए 223 मैचों में कितने गोल किए? तो आंसर इज 199। या आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर। सो वैसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट इतना ध्यान रखें, रुपिंदर पाल सिंह, वीरेंद्र लाखड़ा, इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में एक वीरेंद्र लाखड़ा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी से संबंधित है, तो इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ, और ये है आपके सामने कि सितंबर 2021 को फोर्ब्स ने 2021 में सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले फुटबॉलरों की सूची में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, ये वाला, यानी बाकी तीन बिल्कुल सही हैं। तो बाकी तीन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर हैं, सेंट जर्मन के लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर हैं, और नेमार जो हैं तीसरे स्थान पर हैं। तो यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर है। बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, सबसे ज़्यादा भुगतान पेमेंट पाने वाले कौन है? आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने अगला प्रश्न आता है तीरंदाज से, और ये स्पोर्ट्स का अभी मुझे लगता है सेगमेंट चल रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला है कि 2021 में किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति में चुना गया है? तो अभिषेक वर्मा है। अभिषेक वर्मा, ये उनकी तस्वीर है। तीरंदाज एथलीट समिति में इनको चुना गया है। और इनके बारे में अगर आपको देखें कि विश्व कप में 3 बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, 3 टाइम्स गोल्ड मेडल। तो काफ़ी फेमस प्लेयर हैं भारत के तीरंदाज में अभिषेक वर्मा, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। और वर्ल्ड तीरंदाजी एथलीट समिति में इनको चुना गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं जो सबसे फेमस पर्सन्स रहे इस मंथ के, उनके बारे में जल्दी से हम जिक्र कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा। अक्टूबर 21 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और MD किसे चुना गया है? तो कोमोडोर अमित रस्तोगी जो है NRDC के नए चेयरमैन और MD चुने गए हैं। आप देख सकते हैं कि इससे पूर्व वे भारतीय नौसेना में कार्यरत थे। कमोडोर का पद वैसे भी नौसेना और एयरफोर्स में ही होता है, तो ये नौसेना में कार्यरत थे, और अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और MD पद इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये देख सकते हैं आप तस्वीर, क्वाइन DCX करके इनका लोगो, और यहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब की फ़ोटो है। तो अमिताभ बच्चन जी जो हैं इस इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी के जो हैं नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर आपको उसमें बता दें कि क्वाइन DCX क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती है, इसका मूल उद्देश्य ये है। और क्रिप्टो क्या होती है आप जानते हैं, वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और पीयर टू पीयर के नेटवर्क पे बेसिस पर काम करती है। भारत में RBI ने इसको अभी बैन किया हुआ है, असंवैधानिक घोषित किया हुआ है। अब बात करते हैं कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अभी आप जानते हैं कि योशिहिदा सुगा के स्थान पर अब जापान के नए प्रधानमंत्री आए हैं, फूमियो किशिदा। तो फूमियो किशिदा आप जानते हैं, उससे पहले शिंजो एबी थे, उसके बाद योशिहिदा सुगा आया, और अभी फूमियो किशिदा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जापान के 100 यानी 100वें प्रधानमंत्री ये बने हैं। 2012 से 2017 तक ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं, एंड आई थिंक ये बीच में एक बार भारत दौरे पर भी रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर। तो फूमियो किशिदा, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, फूमियो किशिदा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बनाए गए हैं? तो नए मुख्य हाइड्रोग्राफर आप देख सकते हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा। तो आप देख सकते हैं इनकी ड्रेस से आपको पता चल रहा है कि ये ज़रूर इंडियन नेवी में रहे होंगे, और ये वाइस एडमिरल का पोस्ट वैसे भी इंडियन नेवी का ही पद है। तो इन्होंने जो है विनय बदवार का स्थान लिया है। तो वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा भारत के नए चीफ हाइड्रोग्राफर के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। अगला प्रश्न आते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ जो है कौन बने हैं? तो एयर मार्शल संदीप सिंह जो है उप प्रमुख, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के पद पर आए हैं, एयर मार्शल संदीप सिंह। और जनरली हम लोग देखते हैं कि जो उप प्रमुख होता है वो जैसे ही हमारे
एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल रिटायर होते हैं, शायद उनके बाद फिर उनको ही भारत का नया वायुसेनाध्यक्ष बनाया जाता है, बट लेट्स सी। तो फिलहाल एयर मार्शल संदीप सिंह जो है नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वायुसेना के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन बहुत ही फेमस एसोसिएशन है अमेरिका का, आप जानते हैं। उसमें किस बॉलीवुड अभिनेता को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फोटो पहचानने का प्रयास कीजिए। रणवीर सिंह, आप देख सकते हैं दोस्तों, रणवीर सिंह। इस तरह के कि आप डिजाइनदार उनकी ड्रेस देख ही सकते हो। ऐसा डिजाइनदार ड्रेस पहनने का हुनर सिर्फ रणवीर सिंह के पास ही है। दीपिका पादुकोण के ये पति परमेश्वर हैं, और रणवीर सिंह जो हैं नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, बहुत खुशी की बात है कि एक भारतीय अभिनेता को जो है इस प्रतिष्ठित अकेडमी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 21 को किसने आयुध निदेशालय, आयुध ही नहीं होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है जहां पर हमारे हथियार गोला बारूद बनते हैं, तो उस आयुध निदेशालय के पहले डीजी यानी महानिदेशक के पद को ग्रहण किया है? आंसर इज ER शेख, एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ मिस्टर ER शेख। तो ये नए डीजी बनाए गए हैं आयुध निदेशालय के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यायमूर्ति जस्टिस न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके, यानी आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके जी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी नए अपॉइंटमेंट हुआ, न्यू चीफ जस्टिस बनाए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और वो बने हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जस्टिस राजेश बिंदल अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ये बड़े विवादित व्यक्ति रहे हैं, और भारत का तो इनसे बड़ा 36 का आंकड़ा है। यही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। माना जाता है कि यही अब्दुल कादिर खान थे जो परमाणु कार्यक्रम के जनक भी थे, और इन्हीं के द्वारा जो है ये भय था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो आतंकी संगठनों को मिल सकती है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये जो है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ऐसे भी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश के पहले राष्ट्रपति रहे अबोल्सन बनीसद्र का निधन हो गया? तो ये ईरान के जो है पहले राष्ट्रपति थे। अभी ये इनकी जवानी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बुढ़ापे की नहीं है। आप सोचेंगे इतनी जवानी में डेथ हो गई, नहीं, ये काफ़ी उम्रदराज रहे होंगे डेफिनेटली। देखिए लिखा है 88 ईयर्स के थे। तो ईरान के पहले राष्ट्रपति थे जब ईरान में जो है लोकतंत्र आया था, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम है अबोल्सन बनीसद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे महत्वाकांक्षी यानी एस्पिरेशन प्रोग्राम के तहत एक जनपद एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कंगना रनौत को किया है दोस्तों, मणिकर्णिका की बड़ी फेवरेट फेमस एक्टर, और इस साल इन्होंने सबसे बेस्ट अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड भी जीता। तो कंगना रनौत को जो है एक जनपद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप जानते हैं कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा जा रहा है उनके विकास को लेकर, और वहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम भी चल रहा है। उत्तराखंड में भी ये कार्यक्रम चल रहा है कि किस जनपद को किसी एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ा जाए, उसको डेवलप करने के लिए जोड़ा जाए। आप उत्तराखंड के संदर्भ में भी इसको जरूर पढ़िएगा कि कौन कौन से यानी 13 जिलों को कौन से उत्पाद उनको दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिए कंगना रनौत को एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्म होती है भारत का, जो है जितनी सिक्योरिटीज़ है उनको थामना, उनकी डिपॉजिटरीज को मेंटेन करना डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसकी नई MD बनाई गई हैं मिसिज़ पद्मजा चंद्रू। तो मिसिज़ पद्मजा चंद्रू, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये जो हैं NSDL की नई चेयरमैन बनाई गई हैं, नई MD बनाई गई हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, पद्मजा मुंजरू जी को। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर बाला वी बालचंद्रन का निधन हो गया। ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वे क्या थे? तो इनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये है प्रबंधन गुरु, मैनेजमेंट गुरु,
ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी उपलब्धि हासिल की थी और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है एक ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना भी की थी और अमेरिका में इनका निधन हो गया है, तो पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट, तो मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर बालावीर बालचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसकी अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए एक हाई लेवल विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो आंसर इज बैजयंत पांडा। ये हैं बैजयंत पांडा जी और ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने जो है इस कमेटी का गठन किया था और इसमें एमएस धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी शामिल थे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बैजयंत पांडा जी इसके मेंबर अध्यक्ष थे और धोनी साहब और आनंद महिंद्रा साहब इसके मेंबर भी रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि सितंबर 2021 में कम्ब्रे विएजा, ये ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। किस देश में? यह है स्पेन में। तो स्पेन में कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसको आप याद रखिएगा। इससे पूर्व 1971 में इसमें विस्फोट हुआ था और ये जो कम्ब्रे विएजा है ये कैनारी द्वीप समूह में है। आप जानते हैं कैनारी जलधारा, आप पढ़िएगा, समुद्री जलधारा महासागर की ठंडी तो वहीं के आसपास भी ये ज्वालामुखी फटा है। अगला प्रश्न आता है कि माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये जापान में है, माउंट एसो। तो माउंट एसो ज्वालामुखी ये लगभग 90 वर्षों में जो है सितंबर 2014 में जो है ऑनटेक पर 63 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस समय भी ये ब्लास्ट हुआ था। और माउंट एसो याद रखिएगा आप लोग ज्वालामुखी कहाँ पर? जापान में। एक प्रश्न था दोस्तों कि कौन से देश में 900 वर्षों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो वो आइसलैंड था, वो अलग प्रश्न है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वाराणसी देश का प्रथम शहर होगा जहाँ रोपवे से सार्वजनिक परिवहन संचालित किया जाएगा। इस प्रस्तावित योजना के अनुसार किन किन स्टेशनों के मध्य रोपवे सेवा को संचालित किया जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाराणसी जंक्शन से गदौलिया तक, क्योंकि ये देश का पहला शहर होगा जहाँ रोपवे से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी जंक्शन से गदौलिया तक इस पूरे के पूरे रूट को चलाया जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा जहाँ रोपवे के माध्यम से शहरी सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। तो थर्ड हो जाएगा, पहला बोलीविया एंड सेकंड मैक्सिको सिटी के बाद। तो इसके भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट हैरियट का नाम अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। कहाँ है माउंट हैरियट? ये देखिए आप लोगों को डाउट हो जाएगा कि माउंट जो हैरियट है वो जरूर मणिपुर नाम हो गया तो मणिपुर में होगा, लेकिन आंसर इसका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो इसको जरूर याद रखिएगा कि माउंट मणिपुर जो है या माउंट हैरियट जिसका नाम माउंट मणिपुर किया गया है, कौन से राज्य में है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि गृह मंत्री अमित शाह की पोर्ट ब्लेयर यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह सहित कई मणिपुर के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और इस युद्ध के बाद इन सभी को सजा के तौर पर अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेजा गया था। और माउंट हैरियट कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान जिले की फेरगुंज तहसील में स्थित एक पहाड़ी है। तो बेसिकली वहाँ के योद्धाओं को जो है ना, यहाँ अंडमान निकोबार में चूंकि जेल में बंद रखा गया था, इसलिए उनके सम्मान के लिए माउंट हैरियट जो है अब क्या नाम से जानी गई? माउंट मणिपुर के नाम से जानी जाएगी। तो ये इसका लिंक है दोस्तों तो इसको याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण का उद्घाटन किया? तो ये है जोधपुर में। वैसे भी शुष्क क्षेत्र संबंधित क्वेश्चन जब भी आता है तो जोधपुर लगभग उसका गैस होता ही है कि जोधपुर में ही होगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया? जोधपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का प्रथम स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? आंसर इज तेलंगाना। अगेन तेलंगाना ने जो है ई वोटिंग ऐप शुरू किया है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के आईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट कंप्यूटिंग के समर्थन से विकसित किया गया है।
और एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इसमें उपयोग किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ये देख सकते हैं आप। और एन्क्रिप्टेड वोटों को सुरक्षित रखने के लिए भी इनका यूज़ किया जा रहा है। तो ये बेसिकली उन मतदाताओं को सुविधा है जिनमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, बीमार, मतदान कर्मी, आईटी पेशेवर समेत अन्य लोग शामिल हैं, जो मतलब वोट नहीं दे पाते। तो वोट ई-वोटिंग के ज़रिए भी दे सकते हैं, ऐसा अभी तेलंगाना इसको स्टार्ट कर रहा है। आगे इसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा और जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बेटर होगा, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में भी, अलग-अलग राज्यों में भी इसको शुरू करने के प्रयास होंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप और इसके लिए दिया जाता है सीके प्रहलाद पुरस्कार। तो ये 2021 में किसे दिया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है। तो बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी से संबंधित है। तो ग्लोबली लेवल पर बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी किसने किया, उसकी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद अवार्ड माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये हमारे सत्या नडेला साहब हैं, यहाँ पर बने हुए माइक्रोसॉफ्ट के इस समय चेयरमैन बन गए हैं। ये भी भारत के लिए खुशी की बात है। और जैसे हम कल देख रहे थे, पराग अग्रवाल जो हैं ट्विटर के सीईओ बन गए हैं, तो भारतीयों का डंका बज रहा है। और सच्चाई है कि अब दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। दुनिया भर में भारत और भारतीय जो हैं अपना परचम लहरा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 21 में किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार, जो तो बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बहुत बार इस एग्जाम में आ जाता है। तो सखारोव पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो ये एलेक्सी नवाल्नी। अब ये सखारोव जो है ना, ये रशिया से रिलेटेड टर्म है, रूस से। तो सखारोव पुरस्कार एलेक्सी नवाल्नी, इनको दिया जा रहा है। और लेकिन ये दिया जाता है यूरोपीय संसद के द्वारा, है तो रूस से संबंधित, लेकिन यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है विचारों की स्वतंत्रता के लिए। और रूसी विपक्षी नेता, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो नेता है एलेक्सी नवेलिनी। आप जानते हैं कि पुतिन के साथ इनका बड़ा विवाद चल रहा है, और ऑब्वियस सी बात है रूस के साथ यूरोप का विवाद चल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने पुतिन के विरोधी जो सुर पैदा कर रहे हैं विपक्षी नेता नवेलिनी, उनको सखारोव पुरस्कार मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये एक वकील और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं। तो बड़ा इनका ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट रहा है। और जो आंध्र सखारोव जिनकी स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, ये 1988 से शुरू हुआ था दोस्तों। अगला जो है हॉकी स्टार पुरस्कार, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देखिए, डी जो रॉन्ग है, बाकी 3 सही हैं। तो 3 क्या हैं, इसको पढ़ लेते हैं। FIH सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर भारत के हरमनप्रीत सिंह ने जीता, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर ने जीता। सर्वश्रेष्ठ पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक प्रसाद। तो देखिए, ये जो हैं पूरी तरह से हरमनप्रीत सिंह, गुरजीत कौर, विवेक प्रसाद, ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। हॉकी से रिलेटेड टर्म है दोस्तों। हॉकी पहली बार इतने सालों के बाद हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। तो हॉकी से रिलेटेड लोगों के नाम हमें याद रखने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, बेगम शेख हसीना है। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो बगबंधु कहलाते हैं, उनकी पुत्री हैं। तो शेख हसीना को जो है SDSN द्वारा SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। तो इसको याद रखिएगा, बेगम शेख हसीना। अब बात करते हैं दोस्तों उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है वेंकैया नायडू, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने किसे दिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार? ये मिला डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत फेमस डॉक्टर हैं भारत के। आप जानते हैं गुरुग्राम में इनका बहुत फेमस जो अस्पताल है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके अस्पताल का, अगर इसमें दिया हो कहीं पे तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उनका उस अस्पताल के ये फेमस डॉक्टर हैं, माफ़ कीजिएगा, नहीं, रणदीप गुलेरिया ये एम्स के डायरेक्टर हैं, सॉरी, वो जो गुरुग्राम वाले हैं वो दूसरे डॉक्टर हैं। ये रणदीप गुलेरिया हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स न्यू दिल्ली के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उनकी उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। और आप जानते हैं कि कोरोना काल में इन्होंने देश में लोगों को काफ़ी ढांढस बंधाया, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया, कोरोना के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है।
अब बात करते हैं कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने सितंबर 2021 को किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाने की घोषणा की है? तो शिव नडार और मल्लिका श्रीनिवासन। तो शिव नडार, मल्लिका श्रीनिवासन को जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है। तो ये शिव नडार, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये शिव नडार और मल्लिका श्रीनिवासन इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो पांडे शशि भूषण सितांशु। तो यूपी गवर्नमेंट जो है, आप ध्यान रखिएगा कि भारत भारती सम्मान देती है। ये भी एक बहुत अहम पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। तो पांडे शशि भूषण सितांशु, इनको ये दिया जा रहा है इस बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है कि सितंबर 2021 को राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। कौन से कथन सही हैं? सही, तो देखिए डी सारे सही हैं, तो यानी कि 3 ऑप्शंस हैं, तीनों सही हैं। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इस बार यह पुरस्कार भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट यानी लाइफ को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आपने अभी एफआरओ का पेपर देखा होगा, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो एफआरओ के क्वेश्चन पेपर में अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सितंबर अक्टूबर का भी आएगा क्या? तो देख सकते हैं अभी सितंबर 29 सितंबर को ये पुरस्कार दिया गया लाइफ को, और अभी आप देखिए ये पूछ भी लिया गया एफआरओ में। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई। तो लाइफ नाम की संस्था भारत की लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2021 को किसे यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, नहीं ये यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2021 के नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसको याद रखेंगे आप, झाड करके, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल होना चाहिए था, यूएनएचसीआर एसआरसी, बट ये यूएनएचसीआर है। इसकी फुल फॉर्म शायद देखते हैं यहाँ पर दी है क्या? ये देखिए सही है, ऊपर एरर था, यूएनएचआरसी ही है। तो यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा जो है शरणार्थी पुरस्कार दिया गया इस बार झाड़ संगठन को, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, याद रखिएगा दोस्तों। और यमन में इन्होंने जो है आपातकालीन सेवाएं प्रदान की हैं, तो उसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार इसको दिया है यूएनएचसीआर ने। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अक्टूबर 2021 को किस राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में आप जानते ही हैं कि विपक्ष की पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार है, तो भाजपा जो योजना लाएगी वो योजना तो वो अप्लाई करेंगे नहीं, तो दूसरी योजना लाएंगे। तो जैसे प्रधानमंत्री जो है, आप जानते हैं सस्ता जो दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम, अभी अचानक मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो वो जो जेनेरिक दवाइयाँ आपको मिलती हैं अभी स्टोर्स पर, जनधन जो आता है आपका स्टोर सस्ती दवाइयों का, उसके खिलाफ जो है इन्होंने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, याद रखेगा, इन्होंने इसको शुरू किया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 अक्टूबर 2021 को देश के पहले स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ की शुरुआत किसने की है? तो जय प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, बायोटेक डिपार्टमेंट यानी एक स्वास्थ्य यानी वन हेल्थ सहायता संघ, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की है जय प्रौद्योगिकी विभाग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि संचार मंत्रालय के डाक विभाग, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस ब्रांड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया गया? तो इसका बिल्कुल आप देख सकते हैं, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में थी, तस्वीर थी, और ये दिया गया है डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड। तो ये डिजिटल संस्करण शुरू किया है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड। तो उसको आप याद रखिएगा, डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड। तो ये बॉन्ड है, इसका डिजिटल एडिशन इन्होंने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और ये है कि अक्टूबर 2021 में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सेवा को शुरू किया गया? तो वीज़ा।
तो वीज़ा जो है पहली जो है कार्ड ऑनलाइन या ऑन फाइल टोकनाइजेशन सेवा है। अब आप देख सकते हैं कि कार्ड ऑन फाइनल टोकनाइजेशन के दो प्रमुख लाभ होते हैं। पहला है उपभोक्ता तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बेहतर चेकआउट अनुभव। और इसके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आप पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हर दिन की कुछ इन्फॉर्मेशंस भी रहती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में कितने दिनों का विस्तार किया गया। तो आप जानते हैं कि वैसे तो खत्म कर रहे थे, लेकिन इसे जो है अब 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अब इसकी अवधि जो है आप जानते हैं 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। और अभी हाल में हमने सुना है कि ये 31, हाँ, ये दिख लिखा है, अ, ये 30 मार्च 2020 से शुरू की गई थी और अभी 31 मार्च 2022 तक इसको शुरू किया गया है। तो अब ये आगे बढ़ा दी गई है 180 दिनों के लिए, 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभी केजरीवाल जी की फ़ोटो तो आपको दिखी गई है, तो आप समझ ही जाओगे कि किस राज्य, किस मध्य प्रदेश ने देश के मेंटर नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो देश का मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। जो स्कूल के बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उस क्षेत्र के विद्वान या सफल लोगों को बच्चों से इंटरेक्ट करवाएगी और बच्चे अपने जो मन में क्वेश्चंस हैं उस सेक्टर में जाने के लिए, जो उनके मन में जिज्ञासा है, उसके बारे में उनसे डिस्कस कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये योजना है देश के मेंटर। अगर ये अच्छे से दिल्ली सरकार इसे इम्प्लीमेंट करती है तो बच्चों को इसका बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्टूबर 2021 में भारत नेपाल रेल लिंक परियोजना के तहत ब्रॉड गेज रेल ट्रैक के निर्माण हेतु दोनों देशों के मध्य सरकारों में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। इस रेल ट्रैक का निर्माण किन स्टेशनों के मध्य किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों काठमांडू से रक्सौल, इसको याद रखिएगा, ब्रॉड गेज रेल ट्रैक है और भारत नेपाल रेल लिंक परियोजना के तहत है काठमांडू से रक्सौल। और बाकी डिटेल में अगेन इसको पढ़ने के लिए आप पीडीएफ को देखिए और पीडीएफ में पूरा डिटेल आपको दिया गया है अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में। एक बात बस याद रखिएगा कि वो जो रक्सौल है वो बिहार में पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो काठमांडू से बिहार के बीच में है ये। तो यहाँ पर ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। अगला बात करते हैं कि ये तो प्रश्न अभी हाल ही में आया कि 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक किससे संबंधित है। तो वाटर मैनेजमेंट है। अभी हमने देखा था जोधपुर के बारे में, तो जोधपुर में इसको शुभारंभ किया गया था। हाँ, वही है, ये देखो जोधपुर जिले में। बस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है। और शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए ये सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंध में कौन से सही हैं। तो सही हैं, सारे सही हैं। तो अब बात करते हैं कि 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है। इस मिशन के तहत अब भारत प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। बिल्कुल सही है। यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इस तरह से जो है आंसर इज डी। तो याद रखिएगा इसको दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब थोड़ा समिति संबंध में बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसमें थोड़ा टाइम देंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी करेंगे। तो लखीपुर हिंसा जो हुई थी उसमें जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में है। तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, उनकी अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया। लखीमपुर खीरी का विवाद था, उसमें हिंसा थी, उसके बारे में। किस मंत्रालय ने परियोजना के क्रियान्वयन में बेंचमार्किंग समय सीमा की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। तो कोयला मंत्रालय। आप जानते हैं कोयला मंत्रालय में हाल ही में भारत में कोयले की जो है उत्पादन प्रक्रिया थोड़ी बाधित हुई थी, जिससे थोड़ा एक समस्या भी देखने को मिली थी देश भर में, जो हमारे बिजली उत्पादन संयंत्र हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि सरकार ने कंपनी लॉ कमेटी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट, सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ युद्धाभ्यासों के बारे में दोस्तों। तो पहला बात करते हैं कि युद्धाभ्यास, ये खुद ही नाम से युद्धाभ्यास, किस देश के बीच में हुआ। भारत अमेरिका। तो युद्धाभ्यास हो गया भारत अमेरिका के बीच में। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा दोस्तों। युद्धाभ्यास हो गया भारत अमेरिका के बीच में। अगला है वेलियात, और ये किसके साथ हुआ। ईरान के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान ने जो है अपना 2 दिवसीय
वायु रक्षा अभ्यास वेलियात शुरू किया? अमेरिका इससे काफ़ी चिढ़ा भी था, तो उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उसमें हिस्सा लिया। तो यहाँ पर क्या नाम बोला हमने इसका? वेलियात। ईरान ने 2 दिवसीय अपना अभ्यास शुरू किया, वायुसेना अभ्यास। एक अभियान चलाया गया था, प्रशासन गाँव के संग। ये अभियान चलाया गया था, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस के तहत एक इनिशिएटिव किया है कि प्रशासन जो है गाँवों के साथ है, उनकी समस्याओं के सुधार में, और एक मेगा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये याद रखिएगा, आंसर इज राजस्थान, प्रशासन गाँवों के संग, राजस्थान, अशोक गहलोत सरकार। अब आते हैं यहाँ पर मित्र शक्ति। ये द्विपक्षीय संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस किसके बीच में हुई? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुई। तो मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में हुई। और याद रखिएगा मित्र जो है हमारा पड़ोसी श्रीलंका, जिसके साथ हमारी समुद्री सीमा टच होती है, मित्र शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की नौसेना के साथ 10 सितंबर 2021 को आईएनएस तबर ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो आंसर इज सूडान। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, तबर, आईएनएस तबर, इंडियन नेवल शिप कहते हैं आईएनएस को, तबर, उसने सूडान की नौसेना के साथ अभ्यास किया। तो दोस्तों ये भी एक प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बढ़ता हूँ। तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून में हुआ। एक एक लाइन में सुनिएगा दोस्तों। 5 अक्टूबर 2021 को वस्त्र मंत्रालय ने कितनी राशि के कुल प्रव्यय के साथ व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान करी है? तो 160 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसको भी आप सीधे बात आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बस याद रखिएगा अफगानिस्तान के बारे में मास्को मंच की बैठक। तो मास्को से ही नाम याद रखिएगा, ऑब्वियसली रूस में इस देश को, इस चीज़ को मेजबानी की है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था रोम में। आप देख सकते हैं कि हमारे जो ओम बिरला जी हैं, इन्होंने इसमें समिट में भाग लिया था, और इटली रोम में ये समिट संपन्न हुआ था। और राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह जी जो हैं, उपराष्ट्रपति महोदय तो नहीं गए, तो हरिवंश नारायण सिंह जो उपसभापति हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। और दोनों सदनों के महासचिवों सहित 8 सदस्यीय भारत का प्रतिनिधिमंडल उसने इसमें भाग लिया। तो ये हुई रोम में, याद रखिएगा, G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट रोम में हुई। अगला आते हैं कि इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन वर्चुअली 2021 में कहाँ आयोजित हुआ, और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्रॉम रिकवरी टू रिसर्जेंस। आप समझ सकते हैं, इंडिया आइडियाज, तो रिकवरी टू रिसर्जेंस, पहले रिकवर करो, वहाँ से शुरू करके रिसर्जेंस यानी दोबारा स्थापित करो, दोबारा बनाने पर। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ये मीटिंग थी, और वर्चुअली ये हुई, और शुरू इसको बनाया था अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा, उसके द्वारा इस सम्मेलन हुआ था। और फ्रॉम रिकवरी टू रिसर्जेंस जो है इसका थीम था। अगला है कि भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दुबई में आयोजित हुई। सिंपल पॉइंट याद रखेंगे। अगला बात करते हैं हम सीधे, औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो ये यूएसए में हुआ। भारत और किस देश के मध्य हुआ? यूएसए के मध्य हुआ। नई दिल्ली में आयोजित हुआ, लेकिन यूएसए के मध्य। तो औद्योगिक सुरक्षा समझौता, इसमें मैं आपको बता देता हूं, यह सम्मेलन दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयोजित किया गया। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए के साथ हम लोगों ने जो है ये सम्मेलन आयोजित किया नई दिल्ली में। और अब बात करते हैं शिक्षा मंत्रियों का 5वां पूर्वी ईस्ट एशिया समिट, जिसको कहते हैं, वर्चुअली संपन्न हुआ। और भारत का प्रतिनिधित्व ऑब्वियसली जो है उस समय इस समय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे। अब बात करते हैं फिक्सर यानी FIXAR ने पारस एरोस्पेस के साथ समझौता किया। तो ये फिक्सर क्या है? तो ये है मानव रहित हवाई वाहन, UAV कह सकते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो ये है फिक्सर 007, इसको अब याद रखिएगा, फिक्सर 007 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और रूसी गणराज्य के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन हुआ? कोकिंग कोल, यानी स्टील बनाने में यूज होता है कोकिंग कोयला। आप जानते हैं कोकिंग कोयला भारत में बहुत बड़ी कम मात्रा में मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
तो कोकिंग कोयला इस्पात बनाने में यूज़ होता है, इसके लिए भारत और रूस के बीच में सहयोग हुआ, समझौता हुआ, एमओयू हुआ। बाकी एक अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सी डॉट और रेलटेल कॉरपोरेशन के बीच एमओयू हुआ है। अब किसके साथ हुआ है? तो ये भी देख लीजिए। सी डॉट किसकी कंपनी है? आपको मालूम ही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो रेलटेल ने दूरसंचार सेवाओं आधुनिकीकरण विस्तार को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? टीसीएस के साथ। तो ये इसको याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ सीधे तौर पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, डेट्स दी गई हैं सीधे तौर पर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सितंबर 2021 में अमेजन इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा स्टार्टअप्स के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अमेजन ने समझौता किसके साथ किया है? तो ये क्या है? मेटी स्टार्टअप हब। देखिए बिल्कुल नया स्टार्टअप है, उसके साथ इसने डील की है अमेजन ने। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर। और किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को। तो अमेजन इंटरनेट सर्विस ने मेटी स्टार्टअप हब के साथ डील की है। जनरली आप लोगों को लगता है कि अन अकेडमी हो सकता है, सो दैट, बट स्टार्टअप हब जो है मेटी, उसके साथ इन्होंने इसको किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स के साथ जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? अमेरिका के साथ किया है। तो ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी फैक्ट के रूप में याद रखिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस बंदरगाह पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए एनएचएआई, तमिलनाडु औद्योगिक विकास लिमिटेड के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक एमओयू साइन किया है? तो वीओसी बंदरगाह। तो ये वीओसी बंदरगाह के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। और याद रखिएगा कि अभी जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं वो इस समय केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं, और चेन्नई में ये वीओसी बंदरगाह है, इसके लिए इन्होंने इसको एमओयू को साइन किया है। और ये भी है सीधे तौर पर अडानी समूह श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के मध्य समझौता हुआ है। अगला हम बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों, हाल ही में 500 करोड़ रुपए के ग्रीन लोन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ? तो एनटीपीसी, आरईएल और बैंक ऑफ इंडिया के मध्य हुआ। तो एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये देखिए आप, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो इसके और बैंक ऑफ इंडिया के मध्य 500 करोड़ का ग्रीन लोन जो है एग्रीमेंट सैंक्शन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और अमेरिका के मध्य सीमा शुल्क समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है सारे आंसर सही हैं। तो अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों की पहचान करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में तेजी लाना, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और व्यापार सुविधा को प्रभावशाली बनाना। तो ये सब तीनों जो हैं इस उद्देश्य हैं इस समझौते के। तो सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न बिल्कुल फैक्ट है, तो इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। सितंबर 2021 को भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नौसेवी के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुआ? तो ये हुआ, आप देख सकते हैं, ओमान के साथ। तो ओमान के साथ जो है व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान हेतु समझौता हुआ। तो ओमान के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये है कि सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस संस्थान के साथ भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इक्री सेट हो गया, आईसीआरआई एसएटी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, उसके साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा जो है क्या किया गया है? समझौता ज्ञापन किया, समझौता यानी एमओयू साइन किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहां पर इसको देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा क्लैरियंट पिगमेंट बिजनेस और ह्यूबैक बिजनेस के प्रस्तावित विलय को मंजूरी प्रदान की गई? तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार से अगर दोनों संस्थानों को विलय करना होता है तो इंडियन कंपटीशन कमीशन जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वो ही इसको मंजूरी देता है। तो यहाँ पर भी उसी ने इसको मंजूरी दी है, प्रतिस्पर्धा आयोग ने।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2021 में उच्च आकांक्षा गठबंधन हाई एस्पिरेशन अलायंस में शामिल होने वाला सदस्य देश है भारत। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत जो है प्रकृति और लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का ये मान लेते हैं, इसको छोड़िए। गठबंधन 70 से अधिक देशों का समूह है। विभिन्न आर्थिक सामाजिक स्थिति वाले देश इस गठबंधन में शामिल हैं। भारत इसमें ब्रिक्स देशों में पहला देश है। उद्देश्य इस गठबंधन का है कि 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना। और सबसे पहले जो है समिट पेरिस में वन प्लैनेट समिट में इसके बारे में बात की गई थी और वर्तमान में भारत इसका सदस्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको याद देख लीजिएगा। इस जो हमने बोला अभी उच्च आकांक्षा गठबंधन, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितनी राशि में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया? $3.5 अरब। तो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में सतत धन प्रवाह पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? CK मिश्रा की अध्यक्षता में। तो जो विशेषज्ञ हैं CK मिश्रा जी, वो पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के पर्यावरण जलवायु मंत्रालय में। उनकी अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अगला है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। बायजूस के साथ नीति आयोग ने जो है एक कितने, चलिए कर लेते हैं इसको भी, कि नीति आयोग ने बायजूस के साथ भारत के कितने आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच कराने हेतु भागीदारी की है? 112। तो 112 जिलों तक जो है इसको पहुंचाने की बात की गई है। नीति आयोग और बायजूस के बीच में ये जो है भागीदारी हुई है, पार्टनरशिप हुई है। अब सीधे सीधे हम आते हैं, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर FAO के द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना FAO की उसी दिन हुई थी। हाल ही में 89वां वायुसेना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया गया। तो 8 अक्टूबर जो है वायुसेना दिवस यानी भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर को 1932 के दिन ही वायुसेना स्थापित हुई थी भारत की। वर्ल्ड कपास दिवस जिसको कहते हैं, कपास यानी कॉटन डे जो है वो हमारा 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस यानी पुलिस कॉमोरेशन डे। वर्ल्ड मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व निवेशक सप्ताह वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट वीक 2020 अभियान चलाया गया कब से कब तक? तो आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में चलाया गया विश्व निवेशक सप्ताह 2021। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो वो 9 अक्टूबर को मनाया गया। यानी माइग्रेटिंग बर्ड डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डाक डे यानी विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम जो थी आप देख ही सकते हैं, इनोवेट टू रिकवर यानी दैनिक जीवन में डाक का महत्व। तो आप इसको याद रखिए 9 अक्टूबर। और आप देख सकते हैं कि विश्व डाक जो अंतर्राष्ट्रीय डाक एजेंसी है UPU, उसकी स्थापना भी 9 अक्टूबर को हुई थी। अगला है विश्व अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं रूरल एरिया में, उनके कल्याण के लिए इसको मनाया जाता है। अगला आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत फेमस है, इंटरनेशनल जो टीनेजर गर्ल हैं उनके लिए मनाया जाता है डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 11 अक्टूबर। अगला हम देखते हैं विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। अगला हम देखते हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिजाइलेंस जो है, रिस्क रिजाइलेंस कब मनाया गया? वो मनाया गया 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को विश्व जोखिम न्यूनीकरण का, आपदा का, तो इसको भी हम देख सकते हैं। वर्ल्ड अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष से सप्ताह का मुख्य विषय है अंतरिक्ष में महिलाएं, क्योंकि आपने देखा इस बार अंतरिक्ष में, स्पेस में कई महिलाएं जो है कई लंबे समय तक रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हैबिटेट डे कब मनाया गया? वो मनाया गया 4 अक्टूबर को मनाया गया, वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 जून 2007 को, इसकी घोषणा की गई थी। यानी ये घोषणा 2007 में हुई थी, लेकिन
2 अक्टूबर से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पर। अगला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध लोगों का दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व अर्थराइटिस गठिया दिवस मनाया गया, आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। बड़ी गठिया दिवस जिसको हम कहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम लोगों के होती है। अगला है वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अक्टूबर को, और ये आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर। अगला हम बात करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस मनाया गया 4 अक्टूबर को, विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे। तो विश्व में जो एनिमल वेलफेयर है उसको वो जागरूकता पैदा करने के लिए। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2021 में मनाया गया है 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। IMO के टैगलाइन आप देख रहे हो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतिम सप्ताह में सितंबर के इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया 29 सितंबर को, तो 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। अगला बात करते हैं वर्ल्ड रैबीज डे। रैबीज डे मनाया गया 18 सितंबर को, तो रैबीज डे मनाया गया 18 सितंबर को। अगला हम बात करते हैं पुस्तकों की, कुछ बात कर लेते हैं। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन किसने लिखी है? तो प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये बुक किसने लिखी है? कलराज मिश्र ने। कलराज मिश्र जो है फेमस पॉलिटिशियन है बीजेपी के, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। सऊदी अरब की जो है घोषणा कब तक है शून्य उत्सर्जन के लिए? तो 2030 तक कहा है उसने कि 2030, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2030 नहीं, 2060, वर्ष 2060 में, यानी सऊदी अरब नेट ज़ीरो एमिशन करेगा कार्बन का। भारत ने कब किया है? 2070 तक, कल हमने पढ़ा था। हाल ही में किस राज्य ने ई मुन्नेत्रम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑब्वियसली तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ADMK और DMK होते ही हैं, तो मुनेत्रम वही बोलते हैं। DMK का फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ADMK का है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो मुनेत्रम जो है तमिलनाडु में पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, इसको भी हम छोड़ते हैं सीधे। ये बात करते हैं कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सेशल्स से की गई। सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम सेशल्स में स्टार्ट किया गया। दोस्तों ये है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में, ऑब्वियसली दिल्ली में किया जाएगा, NCR में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शहर तमिलनाडु किस शहर को विकसित करने के लिए $150 मिलियन दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक द्वारा? तो चेन्नई को डेवलप करने के लिए $150 मिलियन दिए जाएंगे। और हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों की घोषणा की गई? बिल्कुल सड़क परिवहन मंत्रालय। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न हम यहाँ पे ले लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ताकि जो है अस्पताल में मरीजों को लंबी लाइनों से राहत मिले, तो वो है दोस्तों स्वस्थ हरियाणा। तो इस तरीके से दोस्तों स्वस्थ हरियाणा जो है मोबाइल एप्लीकेशन हरियाणा ने लॉन्च किया इस ऐप का नाम। और फाइनली ये अक्टूबर मंथ का जो है पूरा करंट अफेयर आपके सामने हो चुका है, और आप इसको पूरा देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत हिस्सा अगर इसका बचा होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कहीं बीच में कवर कर लूँगा। और मिलते हैं फिर, मैं आपको सितंबर मंथ का करंट अफेयर कवर कराऊंगा। इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का, मैं हूं परीक्षित उनियाल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।